Namaskar, a very warm welcome to all my viewers in your channel Engineering Mathematics Tutorial. As I have written here, the name of the topic is Function, Limit and Continuity. This is Unit 1. Yes, as we all know that in second semester of Engineering Mathematics, subject code 202, in this paper we have 5 units. Yes, unit 1 functions, limit and continuity, unit 2 differentiation, unit 3 application of derivative, unit 4 statistics, and unit 5 complex number. And we have already studied about complex number and statistics. So before knowing about differentiation, we have to know about function, limit and continuity, because a function is differentiable if and only if the function is continuous. Yes, मीन्स किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए उसे कंटिन्यूअस होना पड़ेगा. ठीक है, और कंटिन्यूअस हम तभी समझ सकते हैं जब हम लोग लिमिट को समझेंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी निकालने के लिए हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. और लिमिट किसका निकालते हैं? तो लिमिट फंक्शन का निकालते हैं. तो बेसिकली हम सबसे पहले पढ़ेंगे फंक्शन. यूनिट 1 पढ़ेंगे. हम लोग यूनिट 4 और 5 कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम लोग यूनिट 1 पढ़ेंगे, फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी. इसके बाद हम डिफरेंशिएशन और उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे. ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी. सो लेट्स स्टार्ट आवर यूनिट 1 फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी. फंक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटी के बारे में. वैसे तो मैं बोलना चाहूंगी अगर फंक्शन आपको पढ़ना है ना, तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा रिलेशन के बारे में. ठीक है, तो आपका सेकंड सेमेस्टर में रिलेशन के बारे में नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता सकती हूँ रिलेशन के बारे में कि एक सेट, ठीक है, ए कोई सेट है और ये बी सेट से रिलेट कर रहा है. ठीक है ना, हम ऐसे बोल सकते हैं ए जो है वो बी से रिलेशन बना रहा है. तो ए सेट ए जो है वो सेट बी के साथ जिस भी तरीके से रिलेशन बनाए वो सिर्फ एक रिलेशन होगा. ठीक है, ऐसे सपोज मैं ऐसे दिखाती हूँ. सेट ए में 2 एलिमेंट है 1 2. सेट बी में मान लो 3 एलिमेंट है 1 2 3. मान लीजिए ये 1 जो है इस 1 के साथ बनाया, ये 1 फिर 2 के साथ बनाया, फिर ये 1 3 के साथ बनाया. ठीक है, तो ये हमारा एक रिलेशन बन गया. इसे हम ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे लिख सकते हैं 1 1, ये 1 इस 1 के साथ बना रहा, अगेन 1 2 के साथ बना रहा, अगेन 1 3 के साथ बना रहा. तो मतलब एक सेट दूसरे सेट से जिस भी तरीके से जुड़े वो रिलेशन है. ठीक है, अब आप बोलोगे मैम सेट क्या है? चलिए उस पर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कि सेट क्या है. तो हमारा सेट जो है ना, अ सेट इज अ कलेक्शन. ठीक है, सेट जो हमारा है ना, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन. जी हाँ, इसमें मैं एक वर्ड ऐड करना चाहूंगी, वेल डिफाइंड. मतलब एक अच्छी तरह से डिफाइंड किया हुआ कलेक्शन है सेट, जो कि नंबर्स का हो सकता है, अल्फाबेट्स का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है. ठीक है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनीथिंग. ठीक है, और मैंने ये वर्ड क्यों डाला वेल डिफाइंड, जैसे आप समझिएगा वेल डिफाइंड. ठीक है, ऐसे मैं बोलूंगी 10 बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, हमारे क्लास का 10 बेस्ट स्टूडेंट. तो चलिए मान लो कि मेरी नज़र में 10 स्टूडेंट कोई अलग है. ठीक है, किसी और टीचर की नज़र में 10 स्टूडेंट कोई और है, किसी और टीचर, कॉलेज में तो बहुत सारे टीचर्स हैं, है ना, तो मेरी नज़र में मान लो वो 10 स्टूडेंट कोई और है. मान लो किसी और टीचर की नज़र में 10 स्टूडेंट कोई और है, किन्हीं और टीचर की नज़र में कोई 10 स्टूडेंट और है. तो जब मैं बेस्ट स्टूडेंट की बात करूंगी तो वो डिफरेंट टीचर्स की नज़र में डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे. ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मतलब मैं किस रेफरेंस में बच्चे को देख रही हूँ, वो किस रेफरेंस में बच्चे को देख रहा है, ये भी मैटर करता है. ठीक है, तो दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन. ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूंगी वेल डिफाइंड कलेक्शन, अगर मैं बोलूंगी अ सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे जनवरी फरवरी मार्च से लेकर पूरा दिसंबर तक. ठीक है,
सबका आंसर सेम होगा, सबका आंसर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ही होगा। तो दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। लेकिन अगर मैं बोलूंगी 10 बेस्ट स्टूडेंट इन आर क्लासेस, इन आर क्लास, 10 बेस्ट स्टूडेंट इन आर क्लास, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हर एक का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो गेटिंग माई पॉइंट कि वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, अब व्हेन वन सेट इज रिलेटेड टू अदर सेट देन दिस फॉर्म अ रिलेशन। ठीक है, और अब हम आते हैं फंक्शन की ओर। ठीक है, अब फंक्शन जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स जानने पड़ेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले है क्वांटिटी। क्वांटिटी किसे कहते हैं? सम थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ क्वांटिटी। मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसको मेजर किया जा सकता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? तो वो क्वांटिटी कहलाता है। मतलब कोई भी चीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं, दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी। अब क्वांटिटी जो हमारा होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है कांस्टेंट क्वांटिटी, एक होता है वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है, कांस्टेंट क्वांटिटी जो होता है वो दो टाइप का होता है, वेरिएबल क्वांटिटी जो होता है वो दो टाइप का होता है। आप ध्यान दे रहे हो, क्वांटिटी जो होता है वो मेरा दो टाइप का होता है। ठीक है, अब फर्स्ट हमारा कांस्टेंट और सेकंड हमारा वेरिएबल। कांस्टेंट किसे कहते हैं? तो कांस्टेंट हमारा दो टाइप का होता है, एब्सोल्यूट और आर्बिट्ररी। वेरिएबल हमारा दो टाइप का होता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो दोज क्वांटिटीज विच डज नॉट चेंज, वैसा क्वांटिटी जो चेंज नहीं करता है वो हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी कहलाता है। क्लियर? वो हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी किसे कहते हैं? इसे मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। कांस्टेंट क्वांटिटी मतलब कि जो चेंज नहीं करता है, ठीक है, हर एक पॉइंट पे, हर एक कंडीशन पे उसका वैल्यू सेम रहता है। और जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल किसे कहते हैं? जो कि चेंज होता रहता है। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट है ये दो तरह का होता है, कि एब्सोल्यूट और एक आर्बिट्ररी। और वेरिएबल भी दो तरह का होता है, कि इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। ठीक है, एब्सोल्यूट क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, किसी भी जगह पे आप लोग फिजिक्स में देखते हो ना, कहीं पर ए है, कहीं पर बी है, कहीं पर सी है, तो उस तरह का कांस्टेंट जो होता है, मतलब कभी हम ए के जगह में 1 भी पुट कर सकते हैं, कभी हम बी के जगह में 2 भी पुट कर सकते हैं, कभी हम बी के जगह में 6 भी पुट कर सकते हैं, कभी हम बी के जगह में 10 भी पुट कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का कांस्टेंट है तो वो मेरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। और अगर मैं बात कर रही हूँ सपोज 1 2 3 4 -1 -2 -3 -10 -100 0, तो ये सब हमारा एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, क्योंकि आप 1 की जगह पे 2 नहीं लिख सकते हो। इन द प्लेस ऑफ 1 यू कांट राइट 2, और इन द प्लेस ऑफ 1 यू कांट राइट -1। सो दिस इज एब्सोल्यूट कांस्टेंट। मतलब एब्सोल्यूट कांस्टेंट किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं करता है। ठीक है, उसके प्लेस में आप कुछ भी पुट नहीं कर सकते हो। और आर्बिट्ररी कांस्टेंट किसे कहते हैं? तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट है जिसके प्लेस पे आप कंडीशन वाइज कुछ पुट कर सकते हो। सपोज ए बी सी, अब ए का वैल्यू आपको 6 पुट करना है, ए का वैल्यू आपको कभी 10 पुट करना है, ए का वैल्यू आपको 12 पुट करना है। तो ये हमारा कंडीशन वाइज पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर वैल्यू हम पुट करेंगे। सो दिस इज योर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्लियर? तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट वो कांस्टेंट जो किसी भी हालत में चेंज नहीं करता है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट वो जो पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर वैल्यू को शो करता है। तो क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर। आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, अब जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, हमारा एब्सोल्यूट कांस्टेंट का मैंने डेफिनेशन लिख रखा है। इट एज्यूम्स सेम वैल्यू ड्यूरिंग ऑपरेशन। पूरे ऑपरेशन में वो एक ही वैल्यू को एज्यूम करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे आप देख ही रहे हो एग्जांपल, ठीक है, पाई भी हमारा एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। पाई के जगह में क्या -पाई लिख सकते हो? कभी नहीं। तो ये हमारा एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू को ही एज्यूम करता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। देखिए आप डेफिनेशन देख पा रहे हो, इट ऑल्सो अज्यूम सेम वैल्यू। मैंने बोला ना, ये भी सेम वैल्यू को ही एज्यूम करता है, लेकिन इन अनदर कांस्टेंट, अगर किसी और कॉन्टेक्स्ट की हम बात करते हैं, किसी और कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, तो उस टाइम पे ये अज्यूम करता है डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, लाइक ए बी सी, दीज आर द आर्बिट्ररी कांस्टेंट।
अब हम आते हैं वेरिएबल की ओर में, ठीक है। वेरिएबल, तो वेरिएबल किसे बोलते हैं? अ क्वांटिटी विच मे अज्यूम डिफरेंट वैल्यूज इन एन ऑपरेशन कॉल्ड वेरिएबल। मतलब एक ही ऑपरेशन में वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को अज्यूम करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम x की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू, मान लीजिए कोई इक्वेशन है, उसमें हम x का वैल्यू 2 मिला, x का वैल्यू -2 मिला, x का वैल्यू 3 मिला, तो एक ही ऑपरेशन में x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा वेरिएबल, ठीक है। और वेरिएबल भी दो तरह का होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। तो आगे मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल इट इज एक्सप्रेस्ड बाय एक्स वाई जेड यू बी एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हो वेरिएबल जो होता है वो मेरा दो टाइप का होता है, क्या क्या? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। तो अ वेरिएबल विच मे बी असाइंड एनी आर्बिट्ररी वैल्यू इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे बोलते हैं? तो वो वेरिएबल जो कि वेरिएबल विच मे बी असाइंड एनी आर्बिट्ररी वैल्यू, मतलब कि वो वेरिएबल जो किसी आर्बिट्ररी वैल्यू के साथ असाइंड होता है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर्बिट्ररी वैल्यू के साथ असाइंड होता है। किसी वो चेंज नहीं करता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है, वो आर्बिट्ररी वैल्यू के साथ असाइन होता है, ठीक है। और वही हम बात करें डिपेंडेंट वैल्यू की, तो डिपेंडेंट वेरिएबल किसे बोलते हैं? तो एक ऐसा वेरिएबल जिसका वैल्यू डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे या फिर आर्बिट्ररी वैल्यू पे। आर्बिट्ररी वैल्यू पे या इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे जिसका वैल्यू डिपेंड करता है वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, और जो सिर्फ आर्बिट्ररी वैल्यू पे ही डिपेंड करता है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहता है। अब सीधी सी बात है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मतलब वो अपना वैल्यू को चेंज करेगा, तो वो अपना वैल्यू को चेंज करने के लिए किसी पे तो डिपेंड करेगा। तो अगर वो आर्बिट्ररी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और अगर वो आर्बिट्ररी वैल्यू में डिपेंड करने के साथ साथ अगर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे भी डिपेंड कर रहा है तो इन दैट केस वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं y = x+1, ठीक है। तो x का वैल्यू हम अपनी मर्जी से पुट करेंगे, मान लो 1, तो x का वैल्यू अगर हम ये 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 + 1 यानी कि 2। तो x किस पे डिपेंड कर रहा है? तो x हमारा आर्बिट्ररी, हम अपने मन से जो भी वैल्यू ले रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब x डिपेंड कर रहा है सिर्फ आर्बिट्ररी पे, लेकिन y डिपेंड कर रहा है वो उस आर्बिट्ररी पे भी और इस x पे भी, दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना। आर्बिट्ररी का मैंने क्या लिया, उसके बाद x की जगह पे पुट किया, उसके बाद इन दोनों का कंडीशन के इन दोनों के अकॉर्डिंगली y का वैल्यू आया, ठीक है। तो ये y डिपेंड कर रहा है x पे, और x डिपेंड कर रहा है सिर्फ अपने मन से हम लोग जो भी वैल्यू ले रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वही मैंने लिखा हुआ है बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x वी कैन फाइंड y, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मैपिंग या फंक्शन की ओर, ठीक है। थोड़ा फास्ट आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मे भी देखिए जुलाई या अगस्त तक में भी संभावना है एग्जामिनेशन के, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी अच्छा होगा अगर हम लोग थोड़ा फास्ट पढ़ लें, उसके बाद फिर रिवीजन के लिए भी हमें टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यही सोच के हमें थोड़ा फास्ट ही चलना है अभी। चलिए तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, मैपिंग और फंक्शन, ठीक है। हाँ जी, इसलिए भी मैं फास्ट चलने बोल रही हूँ ना, क्योंकि आपको ना डिफरेंशिएशन में टाइम लगने वाला है, ठीक है। डिफरेंशिएशन टाइम लेगा, क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं क्लियर कर पाओगे तो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे, उसमें आपका इंटीग्रेशन है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपका लैप्लास है, फूरियर है, तो ये सब कुछ भी आपको क्लियर नहीं होगा। अगर आपको लैप्लास फूरियर तभी आप समझ सकते हो, या डिफरेंशियल इक्वेशन तभी आप समझ सकते हो जब आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से किया हुआ है, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर और ब्रांच पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप अच्छे तरीके से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जान रहे हो तो, क्योंकि ये आपका हर सेमेस्टर में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन काम आने वाला है। तो डिफरेंशिएशन समझने के लिए आपको फंक्शन बहुत जरूरी है समझना है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। अब हमारा रियल टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये तो मेरा बस इंट्रो था, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर मैपिंग और फंक्शन।
किसे कहते हैं हम, मैपिंग। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था, आप लोगों ने देखा था कि ए एक सेट है, बी एक सेट है, ए किसी कंडीशन के थ्रू बी से रिलेट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से तो ये हमारा हो गया रिलेशन। लेकिन क्या ये फंक्शन है? नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, ये मेरा एक सेट है और ये मेरा एक सेट है सपोज। ठीक है, मान लीजिए आप, इसमें मेरा है ए बी सी, इसमें मेरा है 1 2 3 4 5। ये अगर ये फंक्शन है, अभी ये रिलेशन नहीं है, अभी ये क्या है, फंक्शन है। तो ये फंक्शन तभी हो सकता है जब, मतलब कि ये मान लीजिए सेट ए है, ये मान लीजिए सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और सेट ए का बी के साथ, सेट ए बी के साथ मैप कर रहा है, मैपिंग बना रहा है या फंक्शन बना रहा है। तो ये तभी संभव है जब ए के सारे एलिमेंट्स यूनिकली एसोसिएटेड हो और सभी एलिमेंट्स, एक तो सभी एलिमेंट्स और दूसरा यूनिकली एसोसिएटेड। ठीक है, आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पर दो चीज पे मैंने फोकस किया, ऑल एलिमेंट्स एंड यूनिकली एसोसिएटेड। मतलब कि सेट ए का सारा एलिमेंट जुड़ा हुआ होना चाहिए, असाइंड होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ हर एक का एक ही मैप करना चाहिए। लाइक ए है, इसका मान लीजिए 4 है। ठीक है, तो ए का 4 हो गया। सपोज बी है, इसका मान लेते हैं 1 है। ठीक है, सपोज सी है, इसका मान लेते हैं 2 है। तो 2 कंडीशन होगा तो ही ये मैपिंग करेगा। पहला कंडीशन ये होता है कि हमारा जो सेट ऑफ प्री इमेज है, इसे हम प्री इमेज का सेट बोलते हैं, इसे हम इमेज बोलते हैं, इसे हम डोमेन बोलते हैं, इसे हम को डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि ये जो हमारा है, ठीक है, इसका सारा एलिमेंट, मतलब ए का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, मतलब ए का सारा एलिमेंट्स जुड़ना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो ना, ए का मैप क्या है, तो ए का मैप 4 है, बी का मैप क्या है, तो बी का मैप 2 है, और सी का मैप क्या है, तो सी का मैप 1 है। आप देख पा रहे हो ना। ठीक है, तो प्री इमेज का एक भी एलिमेंट छूटा नहीं और साथ ही साथ ये यूनिकली बनाया, तो ये फंक्शन सही है। अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिखते, सपोज इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखती, ए बी सी 1 2 3 4, मान लीजिए ए बनाया 1 के साथ और बी बनाया 4 के साथ और सी छूट गया, तो क्या इन दैट केस क्या ये एक फंक्शन है? क्या ये इसके साथ मैपिंग कर फंक्शन बना रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ सी छूट गया, यहाँ सी छूट गया, सी का कोई पेयर नहीं है, सी का कोई जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये इसके साथ फंक्शन नहीं बना रहा है। तो आप बोलोगे क्या बना रहा है? ये रिलेशन बना रहा है, ये सिर्फ रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, फंक्शन ये क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा प्री इमेज का सारा एलिमेंट इमेज के एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं है। क्लियर? अच्छा, एक एग्जांपल आप और देख लीजिए। सपोज ये एक सेट है, ये एक सेट है, यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए ए बी सी है, यहाँ मान लीजिए 2 3 है। ठीक है, अब ए का 2 भी हुआ, ए का 3 भी हुआ, क्या ये मेरा एक फंक्शन बना रहा है? क्या ये एक फंक्शन है? तो जी नहीं। क्यों? क्योंकि इस साइड का जो एलिमेंट्स है, इस साइड का जो एलिमेंट्स है, यानी कि प्री इमेज सेट या डोमेन सेट का जो एलिमेंट्स है वो सिर्फ एक बनाना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो कि ए का 2 भी बन रहा है और ए का 3 भी बन रहा है ना। ए का मैप 2 के साथ भी हो रहा है, ए का मैप 3 के साथ भी हो रहा है। तो ए कभी भी प्री इमेज का सेट या डोमेन का सेट 2 मैप नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ये यूनिक बनाना चाहिए। ये क्या बनाना चाहिए? यूनिक। तो क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल नहीं, ये मेरा सिर्फ रिलेशन है। क्लियर? तो अब आप डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन आप देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? अ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, एक रिलेशन को हम बोल सकते हैं फंक्शन। अ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। एक रिलेशन ही फंक्शन होता है। कब? पहला कंडीशन कि इसका सारा एलिमेंट असाइन होगा इसके साथ, ये छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये छूटना नहीं चाहिए, ये छूट सकता है। इसके एलिमेंट्स विदाउट असाइंड छूटने नहीं चाहिए, लेकिन इसके एलिमेंट बिना जुड़े रह सकते हैं, पहला बात। और साथ ही साथ इसके सारे एलिमेंट्स असाइंड होने चाहिए, इसके सारे एलिमेंट्स जुड़ने चाहिए। क्लियर? हाँ जी। तो एक फंक्शन किसे बोलते हैं? तो फंक्शन एक रिलेशन है। फंक्शन क्या है? एक रिलेशन है। कब? जब प्री इमेज सेट का
दो कंडीशन वो फॉलो करेगा। पहला, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, आपका इमेज सेट के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, इमेज सेट के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। जब हम फंक्शन का टाइप्स पढ़ेंगे ना तब इमेज सेट के लिए कंडीशन होगा, लेकिन फंक्शन बनने के लिए इमेज सेट का कोई कंडीशन नहीं है। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करती हूं कि जब फंक्शन का हम लोग टाइप पढ़ेंगे उस टाइम पे, जब फंक्शन का हम लोग टाइप पढ़ेंगे उस टाइम पे इमेज सेट के लिए कंडीशन होगा, लेकिन टू बी अ फंक्शन, फंक्शन होने के लिए इमेज सेट का कोई कंडीशन नहीं होता है, सारा कंडीशन प्री इमेज सेट का होता है। ठीक है, और वो कंडीशन क्या होते हैं? तो प्री इमेज का पहला बात कि ऑल एलिमेंट्स आर असाइंड, सारे एलिमेंट्स असाइंड हैं, ठीक है, या फिर ऑल एलिमेंट्स शुड बी असाइंड, सारे एलिमेंट्स असाइंड होने चाहिए। और दूसरा बात ये कि यूनिकली असाइंड होना चाहिए, मतलब ये एक बनाना चाहिए, ये 5 बनाए ना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कितना बनाएगा, इधर से ये एलिमेंट है तो ये एक बनाएगा मैप, ये एलिमेंट है तो ये एक मैप बनाएगा, किसी के साथ बनाए जरूरी नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा भी बन सकता है, लेकिन एक एलिमेंट है तो इसका एक ही यहाँ पर मैप होना चाहिए, मतलब एक आदमी का एक ही छाया बनना चाहिए, एक ही परछाई बनना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एलिमेंट बस एक बना सकता है, ये भले एक काम कर सकता है, जैसे y4 है, ठीक है, ये x1 के भी साथ बनाया, ये x2 के भी साथ बनाया, ये x3 के भी साथ बनाया, ये पॉसिबल है, लेकिन ये हमेशा एक के साथ ही बनाना चाहिए, तब इसे हम लोग फंक्शन बोलेंगे। और रिलेशन ही फंक्शन है, लेकिन रिलेशन में 2 कंडीशन होगा। पहला कंडीशन ये कि प्री इमेज के सारे एलिमेंट्स असाइन होने चाहिए और प्री इमेज के सारे एलिमेंट्स यूनिकली असाइंड होना चाहिए। ठीक है, तब जाके वो मेरा रिलेशन फंक्शन कहलाता है। जैसे आप ऐसे ले सकते हो, रिलेशन जो है ना वो क्लास 10th है और फंक्शन जो है ना वो क्लास 12th है। अगर कोई क्लास 10th में पढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो क्लास 12th में जाएगा ही, लेकिन अगर कोई क्लास 12th में पढ़ता है तो डेफिनेटली वो क्लास 10th पास करके आया है। ठीक है, मतलब अगर कोई रिलेशन है तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन बनेगा ही, लेकिन अगर कोई फंक्शन है देन डेफिनेटली वो एक रिलेशन है। ठीक है, कैसे? 12th में पढ़ता है मतलब 10th पास करके आया ना, लेकिन अगर 10th में पढ़ता है तो जरूरी नहीं है कि 12th पढ़ेगा, हो सकता है वो पढ़ाई छोड़ दे, या हो सकता है वो डिप्लोमा कर ले, या हो सकता है वो ITI कर ले, या हो सकता है वो कोई बिजनेस कर ले, तो जरूरी नहीं है, इस बात की श्योरिटी नहीं है कि वो 12th करेगा ही। ठीक है, जैसे आप इस एग्जाम्पल पे भी आप देख सकते हो, जो मैंने अभी जस्ट बनाया था, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका ये एलिमेंट छूट जा रहा था, इसके सारे एलिमेंट असाइन होना चाहिए, ये नहीं असाइन हो रहा था। ठीक है, दिस इज नॉट असाइंड, तो जिसके चलते हमारा ये रिलेशन ही रह गया, फंक्शन नहीं हुआ। ठीक है, मतलब ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, ये भी हमारा रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। लेकिन ये इसकी बात अगर मैं करूं या मैं इसकी बात, ये तो रिलेशन है, फंक्शन तो नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये फंक्शन है, देन डेफिनेटली ये एक रिलेशन है। अगर कोई फंक्शन होगा तो डेफिनेटली वो रिलेशन होगा। 12th में पढ़ रहा तो डेफिनेटली वो 10th पास करके आया है। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से ये मेरा रिलेशन और फंक्शन है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इस सेट को हम लोग प्री इमेज बोलते हैं, सेट ऑफ प्री इमेज, या फिर इस सेट को हम लोग डोमेन भी बोलते हैं। और ये जो हमारा सेट होता है, ये सेट हमारा इमेज कहलाता है, या फिर इस सेट को हम लोग कोडोमेन भी बोलते हैं। क्लियर? इसको रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स। इस तरीके से हम लोग फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स, जहां पर x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y जो होता है वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बताया। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि इसका ये फर्स्ट क्लास है, तो इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो देखिए, जहां दिक्कत होगा वहां मेरे से आप पूछिए। धन्यवाद।